Hello students, welcome to the new video of Science Zone. This is our fourth and last video on linear equations in two variables. In our previous videos, we learned how to solve a pair of linear equations. Today, we will solve pair of equations which are reducible to linear equations. That means these equations are not linear, but we can make some substitutions in these equations so that they can be solved as linear equations. Also, we will solve a few type of word problems based on equations reducible to linear equations. First of all, let's recall what are linear equations. The equations with all the variables having degree 1 are called linear equations. And linear equations in two variables means those equations which have two variables. ऐसी इक्वेशंस जिनमें दो वेरिएबल्स हो और दोनों वेरिएबल्स की जो डिग्री है 1 हो, उनको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज जो इक्वेशंस हम सॉल्व करेंगे वो इन सिचुएशंस को, इन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करती होंगी और हम उनमें कुछ सब्स्टिट्यूशंस करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे जिससे ये दोनों कंडीशंस, पहली कंडीशन ऑल द वेरिएबल शुड हैव डिग्री 1, सेकेंड कंडीशन देयर शुड बी 2 वेरिएबल्स। ठीक, ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए फॉर्म में हम उनको कन्वर्ट करेंगे और फिर उनको एज लीनियर इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो बाय सॉल्विंग अ फ्यू इक्वेशंस reducible to linear equations. Example number 1. Solve the pair of equation 5 upon x minus 4y equals to minus 8, 7 upon x plus 6y equal to 9. आपको एक पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखी है और आपको इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मीन्स उसमें जो वेरिएबल्स हैं x और y, उनकी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। अगर हम इन इक्वेशंस को ध्यान से देखें तो हमें दिखाई दे रहा है कि x जो है वो नॉन लीनियर फॉर्म में है। दोनों इक्वेशन में x जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, यानी x की पावर क्या बन जाएगी, -1 बन जाएगी, यानी वो हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो पहले हमें इसे लीनियर इक्वेशन बनाना होगा। अगर हम देखें 5 अपॉन एक्स, तो 5 अपॉन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाइड विद 1 अपॉन एक्स, और 7 अपॉन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाइड विद 1 अपॉन एक्स। तो ये जो 1 अपॉन एक्स वाला पोर्शन दोनों टर्म्स में आ रहा है, यही है हमारी इक्वेशन को जो नॉन लीनियर बना रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, वो इस पोर्शन को लीनियर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। एक काम करते हैं, 1 अपॉन एक्स को एज्यूम कर लेते हैं m, पुट 1 अपॉन एक्स इक्वल टू m इन बोथ द इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन थी 5 अपॉन एक्स माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 8। 5 अपॉन एक्स यानी 5 इंटू 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स को हमने क्या मान लिया, m, यानी क्या बन गया 5 इंटू m माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 8। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन में 7 अपॉन एक्स था जिसको हमने माना था 7 इंटू 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स को हमने m माना है, तो वो क्या बन जाएगा 7m प्लस 6y इक्वल्स टू 9। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब ये जो इक्वेशन 1 और 2 हमको मिली, ये दोनों लीनियर फॉर्म में है। अब इनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। All these 3 methods are very well explained in our first video. You can go to that video by clicking on I button. Here I have used elimination method to solve this pair of equation. जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें m और y की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन किस में है, m और y के फॉर्म में है। तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी और y की वैल्यू मिल जाएगी। m और y की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमारा काम होगा कि हमें x निकालना होगा, क्योंकि हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन x और y के फॉर्म में था। हमें क्या पता है, हमें ये मालूम है कि 1 अपॉन x इज इक्वल टू m है। तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x वी हैव टू डू रेसिप्रोकल ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस वाली जो स्टेटमेंट का हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन m, और m की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पे उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की। x और y दोनों की वैल्यूज आपको मिल गई, उनको आप ऑर्डर फॉर्म में रख दो, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर। अगर कोई ऐसी इक्वेशन आपके पास है जिसमें एक वेरिएबल लीनियर फॉर्म में है, एक नॉन लीनियर फॉर्म में है, तो जो लीनियर फॉर्म में है उसको हम एज इट इज रख देंगे और नॉन लीनियर फॉर्म वाले वेरिएबल को लीनियर फॉर्म में एज्यूम करके सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ये हमारा फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल हो गया।
Example number 2, solve the pair of equation 1 upon x plus 1 upon y equals to 5, 2 upon x minus 3 upon y equal to 4. फिर से आपको दो इक्वेशंस दे रखी हैं और आपको उन्हें सॉल्व करना है, यानी x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये दोनों इक्वेशंस भी हमारी x एंड y वेरिएबल्स में ही हैं। अब अगर इन इक्वेशंस को ध्यान से देखें तो इसमें जो हमारे दोनों ही वेरिएबल हैं वो नॉन लीनियर फॉर्म में है। देखिए, फर्स्ट में क्या है 1 अपॉन एक्स और सेकंड में क्या है 2 अपॉन एक्स। 2 अपॉन एक्स मीन्स 2 इंटू 1 अपॉन एक्स। सेकेंड वेरिएबल जो है फर्स्ट इक्वेशन में है 1 अपॉन वाई और दूसरे में है 3 अपॉन वाई, यानी 3 इंटू 1 अपॉन वाई, यानी 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई दो ऐसे टर्म्स हैं जो हमारी इक्वेशंस को नॉन लीनियर कर रहे हैं। तो हम दोनों को एज्यूम कर लेंगे लीनियर फॉर्म में। हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं 1 अपॉन एक्स इक्वल टू एम और 1 अपॉन वाई इक्वल टू एन और सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दोनों इक्वेशंस में। फर्स्ट इक्वेशन थी 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 5, तो 1 अपॉन एक्स को हमने क्या माना m और 1 अपॉन वाई को हमने माना n, तो हमारी इक्वेशन विल बी m प्लस n इक्वल टू 5. दिस विल बी अवर फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन वॉज 2 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन वाई इक्वल टू 4. 2 अपॉन एक्स 2 इंटू 1 अपॉन एक्स, तो दैट विल बिकम 2m माइनस 3 अपॉन वाई यानी 3 इंटू 1 अपॉन वाई. 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू n, तो दैट विल बी 3n इक्वल टू 4. अब हमें दो इक्वेशंस मिल गई। इन दोनों इक्वेशंस को आप किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर लो, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन। तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, m की और n की वैल्यू मिलेगी। दोनों इक्वेशंस जो हैं हमारी m और n के फॉर्म में है, तो m और n की वैल्यू आपको मिल जाएगी। लेकिन हमें निकालनी फिर से x और y की ही वैल्यू है, तो हम दोबारा से जो हमने एजम्पशन की थी वहां पे सब्स्टिट्यूशन कर देंगे m और n की वैल्यू का और वहां से x और y की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमें m की और n की वैल्यूज मिल गई। फिर हमें क्या पता था कि m इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स है, n इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई है। तो इससे हमें पता चल जाएगा x की वैल्यू विल बी रेसिप्रोकल ऑफ 1 एंड y की वैल्यू विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ n. From there we will find the value of x and y and then we write it in the ordered pair. ओके, अगर दोनों वेरिएबल्स हमारे नॉन लीनियर फॉर्म में है तो दोनों को हम एज्यूम कर लेंगे। आप mn एज्यूम कर सकते हो, pq एज्यूम कर सकते हो, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप उसको एज्यूम कर सकते हो। अदर देन x एंड y आप उनको कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। ओके, अगर दोनों वेरिएबल्स नॉन लीनियर फॉर्म में है तो दोनों वेरिएबल्स को आप लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करके इक्वेशन को सॉल्व करोगे और x और y की वैल्यू फाइंड करोगे। एग्जाम्पल नंबर 3, सॉल्व दी पेयर ऑफ इक्वेशन 3 अपॉन रूट एक्स प्लस 4 अपॉन रूट वाई इक्वल्स टू 10, 2 अपॉन रूट एक्स माइनस 2 अपॉन रूट वाई इक्वल्स टू 2। ये दो इक्वेशंस आपको दी हैं और आपको इन्हें सॉल्व करना है। अगेन वेरिएबल्स कौन है, x और y। सॉल्व करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू और y की वैल्यू। रूट x की और रूट y की वैल्यू नहीं चाहिए, वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए होती है ना। तो वेरिएबल कौन है, x और y, उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, ठीक है। हमें वैल्यू हमेशा x की और y की निकालनी है, तो इस केस में हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें जो सेकंड इक्वेशन दी हुई है 2 अपॉन रूट एक्स माइनस 2 अपॉन रूट वाई इक्वल टू 2, उसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि न्यूमरेटर्स में तीनों में 2 है, यानी पूरी इक्वेशन में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। कभी भी आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान दीजिए कि अगर कोई चीज़ कॉमन निकल रही है तो उसको कॉमन निकाल के एलिमिनेट कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका सॉल्यूशन सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट वाई इक्वल टू 1। ये हमारी सिंप्लीफाइड इक्वेशन हो गई। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए दोनों इक्वेशंस में अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म में दोनों में आ रहा है 1 अपॉन रूट एक्स। 3 अपॉन रूट एक्स मीन्स 3 इंटू 1 अपॉन रूट एक्स, और सेकेंड इक्वेशन में तो 1 अपॉन रूट एक्स है ही डायरेक्टली। सेकेंड टर्म जो है 4 अपॉन रूट वाई और सेकेंड इक्वेशन की सेकेंड टर्म इज 1 अपॉन रूट वाई, तो 1 अपॉन रूट वाई दोनों में आ गया। तो हम 1 अपॉन रूट एक्स को m मान लेते हैं, 1 अपॉन रूट वाई को n मान लेते हैं। लेट्स पुट 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल टू m एंड 1 अपॉन रूट वाई इक्वल टू n। उससे हमारी इक्वेशंस हो जाएंगी 3 अपॉन रूट एक्स विल बिकम 3m, 4 बाई रूट वाई विल बिकम 4n, तो 3m प्लस 4n इक्वल्स टू 10 एंड द सेकेंड इक्वेशन विल बी m माइनस n इक्वल्स टू 1। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको m की और n की वैल्यू मिल जाएगी। m और n की वैल्यू क्या थी, जो हमने एज्यूम की थी 1 अपॉन रूट एक्स 1 अपॉन रूट वाई, तो यहाँ से हमें रूट x और रूट y की वैल्यूज मिल जाएंगी। ओके, रूट x इज इक्वल टू 1/2 एंड रूट y इज इक्वल टू 1, बट एक्चुअल में हमें वैल्यू किसकी निकालनी है,
एक्स की और वाई की, वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, तो रूट को हमें हटाना पड़ेगा। रूट को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स में आप स्क्वायर अप्लाई कर दीजिए। तो रूट एक्स का स्क्वायर विल बी एक्स, 1/2 का स्क्वायर विल बी 1/4 एंड रूट वाई स्क्वायर विल बी वाई विच विल बी इक्वल टू 1। तो आपको आपका ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 1/4 कॉमा 1 मिल जाएगा। हमेशा याद रखिए कि आपको आंसर जब भी निकालना है तो आपको दो वैल्यूज निकालनी है, x और y। आपको चाहे किसी भी फॉर्म में दिया हो, यहाँ पे रूट एक्स रूट वाई दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी दिया हो सकता था, है ना। अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया होता तो हम दोनों साइड में स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते, हमें स्क्वायर रिमूव करना पड़ता तभी। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4, solve the pair of equation 3 upon x plus y minus 5 upon x minus y equals to 4, 9 upon x plus y minus 2 upon x minus y equal to 7। अब इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इनमें नॉन लीनियर पार्ट को अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म्स में दोनों इक्वेशंस के में डिनोमिनेटर में आ रहा है x प्लस वाई, यानी 1 अपॉन एक्स प्लस वाई हमारा फर्स्ट नॉन लीनियर पार्ट हो गया। सेकेंड इक्वेशंस में देखें तो x माइनस वाई, तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई हमारा सेकेंड नॉन लीनियर पार्ट हो गया। तो हम दोनों को m और n एज्यूम कर लेते हैं और इक्वेशंस को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। पुट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू m, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू n। तो वहाँ से हमें मिल जाएगा 3m माइनस 5n इक्वल टू 4, 9m माइनस 2n इक्वल टू 7। ये दो इक्वेशंस हमको मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लो तो आपको m की और n की वैल्यू मिल जाएगी। जब आपको m और n का वैल्यू मिल जाएगा तो आप वहाँ से x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, x की और y की। हमें मिली किसकी, x प्लस वाई और x माइनस वाई की, यानी अभी भी हमारा जो मेन एम है वो अचीव नहीं हुआ है, हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनसे इक्वेशन बना लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सिंप्लीफाइड इक्वेशन हमको मिल जाएंगी। अब ये जो दो इक्वेशंस मिली ये हमारी कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल। तो इनको आप सॉल्व कर लो किसी भी एक मेथड से दोबारा, और जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको x की और y की फाइनल वैल्यूज मिल जाएंगी। क्लियर। जब हमारे पास डिनोमिनेटर्स में पूरे एक्सप्रेशन हो, पूरी एक x और y की कॉम्बिनेशन हो, तो हमें इक्वेशंस को दोबारा से सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 अपॉन एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, तो इसकी जगह पे आपके पास ऐसा भी हो सकता था 3 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 5 अपॉन वाई प्लस या वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 4। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन दिया हो सकता था। तो जब आप इस तरह का क्वेश्चन होता और आप सॉल्व करते तो आपको 1 अपॉन एम इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 मिलता। तो मान लीजिए अगर आपको m की वैल्यू 5 मिली होती तो 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो यहाँ से आपको फिर सॉल्व करना पड़ता, तो आपको क्या मिल जाता, 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 1 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -4 अपॉन 5। ये हमारा सॉल्यूशन होता। यानी हमेशा याद रखिए कि आपको लास्ट में x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। आप तब तक सॉल्व करेंगे जब तक आपको x और y की वैल्यू ना मिल जाए। क्लियर। जैसे इस केस में हमें किसकी वैल्यू मिली थी, x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू मिली थी, तो हमने उन इक्वेशंस को दोबारा से सॉल्व कर लिया ताकि हमें x और y मिल जाए। एग्जाम्पल नंबर 5, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13xy एंड 4x प्लस 5y इक्वल टू 23xy। आपको ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं। अब ये इक्वेशंस भी लीनियर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं। 2x यानी x पहला वेरिएबल हो गया, 3y, y इज द सेकेंड वेरिएबल, इक्वल टू 13xy। x और y का प्रोडक्ट xy विल बी द थर्ड वेरिएबल। तो सबसे पहला काम इस इक्वेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये जो xy है उससे हम दोनों साइड्स को डिवाइड कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाई xy इक्वल टू 13xy था, डिवाइड बाई xy करेंगे, xy विल गेट कैंसल्ड आउट। और सेकेंड इक्वेशन विल बी 4x प्लस 5y अपॉन xy इक्वल्स टू 23। ये दो इक्वेशंस हमको मिल गई। अब यहाँ पे भी हमारा जो थर्ड वेरिएबल है वो रिमूव नहीं हुआ, तो अब हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेते हैं दोनों को। 2x अपॉन xy प्लस 3y अपॉन xy इक्वल टू 13, 4x अपॉन xy प्लस 5y अपॉन xy इक्वल टू 23। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब हम देखेंगे तो x और x एंड y विल गेट कैंसल्ड आउट इन बोथ द
इक्वेशन। तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी दैट विल बी 2/y प्लस 3/x इक्वल टू 13, 4/y प्लस 5/x इक्वल्स टू 23। ये दो इक्वेशन बनी और ये हमारा किस टाइप का क्वेश्चन हो गया? एग्जाम्पल नंबर 2 में जैसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था सेम उस टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1/x और 1/y को m और n एज्यूम कर लेंगे और सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशंस विल बी 2n प्लस 3m इक्वल्स टू 13, 4n प्लस 5m इक्वल्स टू 23। ये हमारी दो इक्वेशंस मिल गई। दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लीजिए, x और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। पहले आपको मिलेगी m की और n की वैल्यू, उन दोनों का यूज करके आप x और y की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो these are the all types of pair of equations which are reducible to linear equations. Let's move on to the second part of this video, solving word problems based on equations reducible to pair of linear equations. इस पार्ट में हम 4 तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप। टाइप 1, रेट ऑफ वर्क। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें रेट ऑफ वर्क का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। सबसे पहली चीज, ये रेट ऑफ वर्क क्या होता है? रेट ऑफ वर्क इज द पार्ट ऑफ द जॉब डन इन पर यूनिट ऑफ टाइम। पर यूनिट ऑफ टाइम मीन्स कि पर आवर में भी हो सकता है, पर डे में भी हो सकता है, पर वीक में भी हो सकता है। जिस तरह से आपको क्वेश्चन में बोला होगा उसके अकॉर्डिंगली हमें रेट ऑफ द वर्क निकालना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू टू फाइंड द रेट ऑफ वर्क इफ अ पर्सन पेंट्स एन एंटायर रूम इन 10 hours, व्हाट विल बी हिज रेट ऑफ वर्क? 10 hours में वो पूरा रूम कंप्लीट कर रहा है, तो रेट ऑफ वर्क किस बेसिस पे निकालेंगे? हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क ही इज डूइंग पर आवर। 10 hours में कंप्लीट हो रहा है 1 वर्क, तो पर आवर में कितना हो रहा होगा? 1/10। तो व्हाट विल बी हिज रेट ऑफ वर्क? 1/10 रूम पर आवर। ठीक है, ये उसका रेट ऑफ वर्क हो जाएगा। इस तरह का कॉन्सेप्ट हमें इन सारे क्वेश्चंस में यूज करना होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। इट कैन टेक 12 hours टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग 2 pipes. If pipe of a larger diameter is used for 4 hours and the pipe of smaller diameter for 9 hours, only half the pool can be filled. How long would it take for each pipe to fill the pool separately? क्या बताया है आपको? एक पूल है, अगर 2 पाइप्स हम यूज करते हैं तो वो 12 आवर्स में पूरा फिल हो जाता है। सेकेंड केस बोला है कि लार्जर डायमीटर वाले पाइप को हम यूज करें फॉर 4 hours और स्मॉलर डायमीटर वाले को यूज करें फॉर 9 hours, देन only half of the pool will be filled. Now you have to find how long would it take for each pipe to fill the pool separately. दोनों पाइप्स को इंडिविजुअली कितना टाइम लगेगा पूरे पूल को फिल करने में? अगर केवल हम लार्जर डायमीटर वाले पाइप को यूज करें तो वो कितने आवर में पूल को कंप्लीटली फिल करेगा, एंड अगर हम स्मॉलर डायमीटर वाले पाइप को यूज करें तो वो कितने आवर्स में पूल को कंप्लीटली फिल करेगा, वो आपको निकालना है। तो जो मिसिंग टर्म्स होती हैं, जो हमें फाइंड करनी होती हैं, हम उन्हीं को एज्यूम करते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर पाइप एंड द स्मॉलर डायमीटर पाइप भी x hours एंड y hours रेस्पेक्टिवली। फिर पहले दोनों का रेट ऑफ वर्क निकाल लेते हैं। अगर लार्जर पाइप जो है x hours में पूरा पूल फिल कर देता है तो वो रेट ऑफ वर्क क्या होगा उसका? पर आवर में वो कितना काम करेगा? 1/x ऑफ द पूल को वो फिल करेगा। ठीक है, 1/x पर आवर विल बी इट्स वर्क रेट। स्मॉलर पाइप की बात करते हैं, y hours में इट कैन फिल द पूल कंप्लीटली, तो व्हाट विल बी इट्स रेट ऑफ वर्क? 1/y पर आवर। नाउ द फर्स्ट केस गिवन टू अस वाज इट कैन टेक 12 hours टू फिल द स्विमिंग पूल यूजिंग 2 pipes. कितना टाइम लग रहा है? 12 hour। 12 hour में पूरा पूल भर जा रहा है, तो टोटल रेट ऑफ वर्क क्या होगा? 1/12 पर आवर काम हो रहा होगा। ठीक है, टोटल वर्क डन शुड बी इक्वल टू वर्क डन बाय लार्जर पाइप प्लस वर्क डन बाय स्मॉलर पाइप इन 1 hour। दोनों पाइप्स 1-1 घंटे में कितना काम कर सकते हैं वो तो हमें पता ही चल गया, हमने दोनों का रेट ऑफ वर्क निकाल लिया। larger pipe will do 1/x work and smaller pipe will do 1/y work. If both of them are working together तो कितना काम हो रहा होगा? जितना उन दोनों का सम होता है उतना काम हो रहा होगा, रेट ऑफ वर्क अभी उन दोनों का सम हो जाएगा। हमें पता है पूरा काम कब खत्म हो रहा है? 12 घंटे में, तो नेट रेट ऑफ वर्क हो गया 1/12। तो वहां से हमें हमारी फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी 1/x plus 1/y equals to 1/12. This is our first equation. केस 2 उसमें हमें क्या बताया है? जो लार्जर पाइप है, लार्जर डायमीटर वाला पाइप है, इट इज यूज्ड फॉर 4 आवर। उसका रेट क्या था? 1/x।
4 आवर्स के लिए यूज हुआ तो कितना काम किया उसने? 4 इंटू 1/x. वर्क डन बाय लार्जर पाइप विल बी 4 इंटू 1/x, दैट विल बी 4/x. स्मॉलर पाइप इट वर्क फॉर 9 आवर्स, उसका रेट वर्क वॉज 1/y. तो उसने कितना काम किया 9 आवर्स में? 9/y. और कितना पूल फिल हुआ? हमारा हाफ पूल फिल हुआ. यानी टोटल वर्क डन बाय लार्जर पाइप प्लस टोटल वर्क डन बाय स्मॉलर पाइप शुड बी इक्वल टू द वर्क डन. कितना वर्क डन हुआ? 1 पूल फिल करना था, लेकिन हुआ कितना? 1/2. तो 4/x प्लस 9y इज इक्वल टू 1/2. ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन. दोनों इक्वेशंस हमारी नॉन लीनियर फॉर्म में है, तो उसमें हम सब्स्टिट्यूशन कर देंगे. 1/x को मान लेंगे m, 1/y को मान लेंगे n. तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बन जाएगी. फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारे को मिल जाएगी m प्लस n इज इक्वल टू 1/12. और सेकेंड इक्वेशन हमें मिल जाएगी 4m प्लस 9n इज इक्वल टू 1/2. दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, m और n निकालो और उसका यूज करते हुए x और y निकालो. x विल बी द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप टू फिल द पूल इंडिविजुअली and y will be the amount of time taken by the smaller pipe to fill the pool individually. Okay? इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा आपको इसी तरह से कंपैरिजन दे रखा होगा कि इतना काम इतनी देर में होता है और आपको वो फाइंड करना होगा रेट ऑफ वर्क का यूज करते हुए. टाइप 2, स्पीड ऑफ 2 डिफरेंट व्हीकल्स. इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको 2 अलग अलग व्हीकल्स की स्पीड फाइंड करनी होगी. एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले. Ankita travels 14 km to her home partly by rickshaw and partly by bus. She takes half an hour if she travels 2 km by rickshaw and remaining distance by bus. On the other hand, if she travels 4 km by rickshaw and the remaining distance by bus, she take 9 minutes longer. Find the speed of the rickshaw and of the bus. आपको क्या बताया है? एक अंकिता नाम की लड़की है, उसके बारे में आपको बताया है. उसका घर कितने डिस्टेंस पे है? 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है. अपने घर जाने के लिए वो पहले एक रिक्शा लेती है, फिर रिक्शा से उतर के शी टेक्स अ बस एंड देन शी रीचेज हर होम. घर पहुंचने के लिए वो 2 व्हीकल्स यूज कर रही है, पहले ऑटो रिक्शा, देन शी गोज टू अ बस. केस 1 में हमें बताया है शी टेक्स हाफ एन आवर इफ शी ट्रेवल्स 2 किलोमीटर बाय रिक्शा एंड रिमेनिंग डिस्टेंस बाय बस. अगर वो 2 किलोमीटर्स के लिए रिक्शा लेती है और रिमेनिंग डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है? 14. उसमें से 2 किलोमीटर रिक्शा से चलेगी तो कितना रिमेनिंग बचा? 12 किलोमीटर्स. तो 2 किलोमीटर बाय रिक्शा एंड 12 किलोमीटर बाय बस अगर वो ट्रेवल करती है तो शी टेक्स हाफ एन आवर टू रीच हर होम. ऑन द अदर हैंड, इफ शी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर बाय रिक्शा एंड रिमेनिंग डिस्टेंस बाय बस, शी टेक्स 9 मिनट्स लॉन्गर. अब क्या बोला है? इफ शी ट्रेवल 4 किलोमीटर बाय रिक्शा, यानी रिक्शा से वो 4 किलोमीटर जाती है और तो फिर बस से कितना जाएगी? 14 - 4, 10 किलोमीटर शी विल बी ट्रेवलिंग बाय बस. देन शी टेक्स 9 मिनट्स लॉन्गर. पहले उसको 30 मिनट्स लगते थे, अब उसे 39 मिनट्स लगते हैं. फाइंड द स्पीड ऑफ द रिक्शा एंड ऑफ द बस. अब आपको क्या करना है? रिक्शा की और बस की दोनों की स्पीड्स फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है उसी को हम वेरिएबल के फॉर्म में एज्यूम कर लेते हैं. लेट्स एज्यूम स्पीड ऑफ द रिक्शा एंड द बस बी x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली. केस 1 को कंसीडर करते हैं. हमें क्या बताया है? वो 2 किलोमीटर रिक्शा से जाती है, रिमेनिंग डिस्टेंस बस से जाती है और उसे हाफ एन आवर लगता है. हाफ एन आवर में वो घर पहुंच जाती है. यानी अगर हम टाइम टेकन बाय रिक्शा निकाल लें प्लस टाइम टेकन बाय बस कर दें तो हमें कितना आंसर मिलना चाहिए? 30 मिनट्स, है ना? हाफ एन आवर हमें मिलना चाहिए. तो हम दोनों के टाइम्स निकाल देते हैं. हाउ मच टाइम शी स्पेंट इन रिक्शा एंड हाउ मच टाइम शी स्पेंट इन बस एंड देन विल फॉर्म अ इक्वेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, द डिस्टेंस कवर्ड बाय रिक्शा इज 2 किलोमीटर्स. What is the formula for time taken? Time is equal to distance upon speed. So distance is 2 kilometer and speed of the rickshaw is x kilometer. So the time will be 2/x. उसको रिक्शा में कितना टाइम स्पेंड किया उसने? 2/x. Now distance traveled by bus is 12. क्योंकि 2 किलोमीटर वो रिक्शा से गई और रिमेनिंग उसने बस से किया. टोटल था 14. 14 - 2 will be 12. तो टाइम टेकन हो गया 12/y. एंड टोटल टाइम इज हाफ एन आवर यानी 1/2 आवर. तो टाइम टेकन बाय रिक्शा plus time taken by bus is equal to total time होना चाहिए. From here we can find our equation 2/x plus 12/y equals to 1/2. This is our first equation. Let's move on to case 2 जिसमें she traveled 4 किलोमीटर by rickshaw. 4 किलोमीटर by rickshaw तो रिक्शा में कितना टाइम लगेगा उसे? 4/x. Distance traveled by bus कितना हो जाएगा? 14 - 4, 10. The time taken by bus will be 10/y and the total time is this time
9 minutes longer than previous time. पहले कितना टाइम लग रहा था? हाफ एन आवर यानी 30 minutes. अब कितने लगेंगे? 39 minutes. तो we have to convert minutes into hours. That will be 23/20. Then time taken by rickshaw plus time taken by bus should be equal to total time. So from there we can find our second equation. 4/x plus 12/y equals to 23/20. दो इक्वेशंस बन गई. दोनों इक्वेशंस नॉन लीनियर है, हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं मिली, तो पहले हम इनको क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे इन लीनियर फॉर्म. क्या करेंगे? 1/x और 1/y उनको m और n एज्यूम करेंगे. लेट्स सब्स्टिट्यूट 1/x इक्वल टू m, 1/y इक्वल टू n. तो हमारी इक्वेशंस क्या बन जाएंगी? 2m plus 12n equals to 1/2. Second equation will be 4m plus 12n equals to 23/20. दो इक्वेशंस मिल गई, दोनों को सॉल्व कर लो. आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, यानी आपको स्पीड ऑफ द रिक्शा एंड स्पीड ऑफ द बस मिल जाएगी. ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको इसी तरह की कंडीशंस दे रखी होंगी कि एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, टोटल डिस्टेंस आपको दे रखा होगा. पार्ट ऑफ द डिस्टेंस will be covered by one vehicle and the remaining part of the distance will be covered by another vehicle. तो आपको बस वही कंपेयर करनी है और इक्वेशन बनानी है. और टोटल टाइम आपको दिया होगा हर केस में कि अगर वो इतना डिस्टेंस, केस 1 में वो इतना डिस्टेंस फर्स्ट व्हीकल से जा रही है और रिमेनिंग डिस्टेंस सेकंड से जा रही है, शी टेक्स x टाइम, और दूसरे में आपको y टाइम दे रखा होगा. तो दोनों बार आपको क्या करना है? दोनों व्हीकल्स में कितना कितना टाइम स्पेंड किया है वो फाइंड आउट करना है, दोनों को ऐड कर देना है और टोटल टाइम के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देना है. उससे आपको आपकी इक्वेशंस मिल जाएंगी. टाइप 3 अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम. इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ये दो चीज़ें फाइंड करने के लिए कहा जाएगा. सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम होता क्या है. मान लीजिए इफ वाटर इज फ्लोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन एंड यू वांट टू गो टू राइट डायरेक्शन, तो इसको आप कहेंगे यू आर गोइंग अगेंस्ट द स्ट्रीम. तो आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं? यू आर गोइंग अपस्ट्रीम. जब भी आप फ्लो के अगेंस्ट जाएंगे तो वो हो जाएगा आपका अपस्ट्रीम. और इफ़ यू आर गोइंग अलॉन्ग विद द फ्लो, लाइक वाटर जो है हमारा वो लेफ्ट साइड को फ्लो कर रहा है एंड यू आर ऑल्सो गोइंग टू द लेफ्ट डायरेक्शन, तो आप जाएंगे इन डाउन स्ट्रीम. अलॉन्ग द वाटर जो डायरेक्शन होती है उसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम. डिफरेंस क्या होता है? जब भी आप अपस्ट्रीम में जाएंगे तो आपकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. मान लीजिए अगर स्पीड ऑफ द बोट है x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है y किलोमीटर पर आवर, तो जब आप अपस्ट्रीम जाएंगे, अगेंस्ट द फ्लो जाएंगे, तो वाटर की जो स्पीड है वो आपको थोड़ा सा पुश बैकवर्ड करेगी. उसके कारण जो आपकी नेट स्पीड है वो कम हो जाएगी. तो अपस्ट्रीम में हमेशा आपकी स्पीड होगी स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, स्पीड ऑफ द बोट विल ऑलवेज बी लार्जर देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. वाटर की स्पीड से ज़्यादा स्पीड आपके बोट की होनी चाहिए, तभी आप आगे की डायरेक्शन में जा पाएंगे अगेंस्ट द फ्लो. अगर आपकी स्पीड वाटर की स्पीड से कम है तो पानी अपने साथ आपको बहा के ले जाएगा. यू कांट गो अगेंस्ट द फ्लो. If you want to go against the flow, you have to have speed greater than the speed of flow. तो x हमेशा y से ज़्यादा ही होगा, ये हमेशा आप याद रखिएगा. सेकेंडली, जब आप डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम तो अभी भी y है और डाउन स्ट्रीम के लिए आपकी बोट भी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है. तो आपकी जो नेट स्पीड होगी उसमें क्या होगा? जिस स्पीड से आप जा रहे हैं वाटर भी आपको उसी डायरेक्शन में पुश करेगा. तो आपकी जो नेट स्पीड होगी वो इंक्रीज हो जाएगी. आपकी स्पीड हो जाएगी x प्लस y किलोमीटर पर आवर. यानी जब भी हम डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो हमारी स्पीड ऐड हो जाएगी और अगर हम अपस्ट्रीम में जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट होंगी स्पीड्स. और स्पीड ऑफ द बोट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. ये कॉन्सेप्ट्स आप थोड़े से याद रखिएगा तो ये सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स टेक द एग्जांपल. अ मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स. फर्स्ट केस हो गया ये. फिर हमें क्या बोला है? इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न इन 5 आवर्स. वो 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है और वापस आता है 5 आवर्स में. वापस कैसे आएगा? अपस्ट्रीम में अगर जा रहा है तो वापस आने के लिए ही हैज़ टू टेक डाउन स्ट्रीम. तो 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स. फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. आपको दोनों चीज़ निकालनी है, स्टिल वाटर में जो वाटर की बोट की जो स्पीड है एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. तो जो हमें फाइंड करना होता है सबसे पहले हम उसी को एज्यूम कर लेते हैं. तो लेट्स एज्यूम स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर. स्पीड इन द अपस्ट्रीम x माइनस y, स्पीड इन द डाउनस्ट्रीम x प्लस y. केस 1, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स.
7 घंटे में 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहे हैं, 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, टाइम टेकन इन गोइंग अपस्ट्रीम प्लस टाइम टेकन इन कमिंग डाउन स्ट्रीम, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए, इक्वल टू 7। तो यहाँ से हम हमारा रिलेशन निकाल सकते हैं। तो हमें डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, अपस्ट्रीम में 30 किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम में 28 किलोमीटर, स्पीड अपस्ट्रीम में वॉज x माइनस वाई, इन द डाउनस्ट्रीम स्पीड वॉज x प्लस वाई। टाइम टेकन हम निकालेंगे, टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड। तो फॉर अपस्ट्रीम इट वॉज 30 अपॉन x माइनस वाई एंड फ्रॉम डाउनस्ट्रीम द टाइम टेकन इज 28 अपॉन x प्लस वाई। टोटल टाइम टेकन इज गिवन इन आवर क्वेश्चन इज 7 hours। तो टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम प्लस टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू टोटल टाइम टेकन विल गिव अस आवर फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? केस 2, 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड returns in 5 hours। तो डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम इज 21, डाउनस्ट्रीम इज 21। स्पीड इन अपस्ट्रीम x माइनस वाई, स्पीड इन डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई। तो टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम हम निकाल सकते हैं और टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम हम निकाल सकते हैं। टोटल टाइम हमें 5 पता है, तो टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम प्लस टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम शुड बी इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमको हमारी सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी। दोनों इक्वेशंस अगेन दे आर नॉट लीनियर इक्वेशंस बट वी कैन रिड्यूस देम टू लीनियर। हम क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को m मान लेंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को n मान लेंगे। द इक्वेशंस विल बी 30m प्लस 28n इक्वल टू 7 एंड दिस इक्वेशन विल बिकम 21m प्लस 21n इक्वल टू 5। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। द x विल बी द वैल्यू द स्पीड ऑफ द बोट एंड y विल बी द वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। टाइप 4, फाइंड यूजुअल स्पीड और डिस्टेंस। इस टाइप के केसेस में आपको किसी एक व्हीकल के बारे में बताया गया होगा जो किसी कारण से या तो उसका डिपार्चर जो है वो डिले हो गया होगा, टू रीच इन द स्केड्यूल टाइम उसको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, या फिर 2 केसेस दे रखे होंगे जब वो अपनी फास्टर स्पीड पे जा रहे हैं या स्लोअर स्पीड पे जा रहे हैं और उसके बेसिस पे आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा जो उसने ट्रैवल किया है, या फिर उसकी जो यूजुअल स्पीड है वो फाइंड करनी होगी। हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द ट्रेन वुड have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. If the train were slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. क्या बताया आपको, एक ट्रेन है, एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करती है, कितना डिस्टेंस कवर करती है हमको नहीं मालूम, और वो कौन सी स्पीड पे जाती है, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक केस बताया है कि अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर जाएगी, जो उसकी यूजुअल स्पीड है उससे अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा स्पीड पे ट्रैवल करेगी तो उसको स्केड्यूल टाइम से 2 आवर्स लेस लगेगी टू कवर द डिस्टेंस। सेकेंड केस हमें बताया है कि अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर हो जाए, अगर जो उसकी यूजुअल स्पीड है उसमें से 10 किलोमीटर पर आवर आप माइनस कर दो तो जो स्पीड आएगी उस स्पीड पे अगर वो जाती है तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे देन द स्केड्यूल टाइम। यूजुअल टाइम से उसको 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। आपको फाइंड करना है डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, वो कितना डिस्टेंस कवर करती है वो चीज़ आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें कोई भी चीज़ नहीं दी हुई, डिस्टेंस कितना कवर करती है वो भी नहीं पता, कितना टाइम वो यूजुअली लेती है वो भी नहीं पता, सारे कंपैरिजन हमारे यूजुअल टाइम से ही हो रहे हैं, जो स्केड्यूल टाइम है उसके साथ हो रहे हैं, और स्पीड ऑफ द ट्रेन भी हमको नहीं पता। तो हम तीनों चीज़ों को एज्यूम कर लेते हैं। हम मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन जो स्केड्यूल टाइम है वो मान लेते हैं वो t आवर्स है, वो t आवर्स में हर रोज़ पहुंच जाती है, हम ये मान लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल भी d किलोमीटर, डिस्टेंस के लिए हम एक तीसरा वेरिएबल ले लेते हैं d। अब यहाँ पे कितने वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए, 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए। जब भी 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं यानी ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन में कितने वेरिएबल आ सकते हैं, 2 वेरिएबल आ सकते हैं। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन की तरह से सॉल्व करेंगे। केस 1 कंसिडर करते हैं। केस 1 में बोला है 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर जा रही है, 2 आवर्स उसको कम लगेंगे। यूजुअली उसकी स्पीड है x, टाइम है t, डिस्टेंस वो कितना हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम xt। केस 1 में क्या बोला, 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी x प्लस 10। इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस, उसको टाइम कितना कम लगेगा, 2 घंटे कम लगेगा, तो न्यू टाइम हो गया t माइनस 2। तो हमारा जो डिस्टेंस कवर्ड है वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो दैट विल बी x प्लस 10 इंटू टी माइनस 2।
यूजुअली वो जिस डिस्टेंस को कवर करती थी, न्यू स्पीड पे भी वो उतना ही डिस्टेंस कवर कर रही है। डिस्टेंस में चेंज नहीं आ रहा है। पहले अगर वो पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाती थी तो अब भी वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ही जा रही है। तो जो यूजुअल डिस्टेंस था हमारा कितना था, एक्स टी शुड बी इक्वल टू आर न्यू डिस्टेंस। तो x प्लस 10 इंटू टी माइनस 2 शुड बी इक्वल टू एक्स टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। केस 2 में क्या बोला है हमको, द ट्रेन वर स्लोअर बाई 10 किलोमीटर पर आवर। अब उसकी स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस हो जाएगी। तो न्यू स्पीड कितनी होगी, x माइनस 10। इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द स्केड्यूल्ड टाइम। स्केड्यूल्ड टाइम कितना था, t। अब उससे उसको कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, 3 आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं, यानी t प्लस 3। और तो फिर हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, दैट विल बी x माइनस 10 इंटू टी प्लस 3। और डिस्टेंस तो अभी भी वो उतना ही ट्रेवल कर रही है जितना वो स्केड्यूल टाइम में करती थी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स टी। तो यहाँ से हमें हमारी सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी, x माइनस 10 इक्वल्स इंटू टी प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स टी। ये हमारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमको मिल गई। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए। बोथ साइड्स में एक्स टी कैंसिल हो जाएगा, आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल मिल जाएगी। आप सॉल्व कीजिए। जब आपको आंसर मिलेगा, किसका मिलेगा इन इक्वेशन से, एक x का आंसर मिलेगा, एक t। x वॉज स्पीड एंड t वॉज टाइम। हमें निकालने के लिए क्वेश्चन में क्या बोला है, डिस्टेंस कवर्ड। तो x इंटू टी करेंगे तब आपको आपका डिस्टेंस कवर्ड मिल जाएगा। क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा ऐसे ही केसेस होंगे। तो आपको डिस्टेंस, टाइम और स्पीड तीनों चीज़ों को कंपेयर करके इक्वेशन बनानी है, और जो चीज़ आपसे पूछी गई है फाइंड करने के लिए उसको फाइंड करके आंसर बताना है। So students, that is all for today's video. On the basis of the topics that I covered in this video, you can easily solve exercise 3.6 and 3.7 from your NCERT textbook. If you have any doubts in these topics, please leave a comment in the comment section. We will get back to you. So see you in the next video. Till then, keep learning, keep revising and keep practicing.